So hopefully you are able to see the screen right now, or let's start with busting some of the myths of stock market. The first myth which many of us have is stock market investing is essentially much like gambling. ये जुआ है, ये सट्टा है, सट्टा बाजार है. This is not the truth. Stock market investing is not gambling. अगर अपन 5 मिनट के लिए इस क्वेश्चन को बाजू में रखते कि whether stock market investing is like gambling and we don't want to invest in stock market, then what are the other asset class which are available to us for investing? We have bank accounts, saving accounts, fixed deposits, gold, real estate. इसके अलावा और कोई एसेट, एनी अदर एसेट जो आपको ध्यान में आ रहा है? यू कैन टाइप इन Q&A. और कुछ ध्यान में आ रहा है? एनी अदर एसेट क्लास? bonds, FDs, ऑलमोस्ट सब सेम है. सो ये बाकी जो इन्वेस्टमेंट्स है, आर दे रिस्क फ्री? लेट अस सी. अभी this is the price of the gold since last 10 years. When we see the price of the gold at 1800, it dropped to about 50% of its value in 2012 to 2016. And then again, by the time we reach 2021, it has not only reached its value, it has even gone above its value. It has even gone above its value. सेकेंड, अगर अपन को देखना है तो लेट्स सी, अगर गोल्ड में नहीं इन्वेस्ट करते हैं तो वी विल इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट. तो रियल एस्टेट का क्या हुआ है? दिस इज अकॉर्डिंग टू RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया हाउस प्राइसिंग इंडेक्स, एनुअल चेंज. 2012-13 में जो 25% के ऊपर चल रहा था, इन 2020 इट इज less than 5%. So the overall house price index has come down over a period of about 10 years. अभी जैसा भी है, every asset class has its own cycles and returns of investment kind of thing. कि भाई अगर stock market में डाला तो over a period of 10 years how much we are expecting, gold का price एक 10 साल में how much we expect to move. वैसे ही if we consider सेंसेक्स, तो सेंसेक्स 1980 से शुरू हुआ. इट वाज अबाउट 5000 एट 1992. ये 1992 में अभी आप सबको मालूम है क्या हुआ? हर्षद मेहता का स्कैम. यहाँ पर इसके ऊपर सीरीज भी बन गई है. यहाँ से मार्केट 5000 से नीचे आया, इट केम टू अबाउट 2000 3000. और फिर यहाँ से अगर आप देखेंगे तो बाय द टाइम 2014 में यहाँ पर बीजेपी गवर्नमेंट आई. बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद इट स्टार्टेड मूविंग अप. देन अगेन इट हैड अ फॉल इन 2015. यहाँ पर वो नोटबंदी और बाकी चीजें हुई. इसके बाद में इट वेंट अप. देन फिर कोरोना आया. कोरोना के बाद वापस ये नीचे आया. और नाउ अभी ये 2020 तक है. 2021 में इट हैज नॉट ओनली क्रॉस दिस, इट हैज गॉन अबव. यहाँ पर इट वाज अबाउट 12,000 and now it is trading in the range of anybody knows how much is Nifty nowadays and Sensex nowadays? जैसे ये सेंसेक्स की बात कर रही है, निफ्टी है. सेंसेक्स यहाँ पर कुछ 35,000 के करीब था. एंड एनी गेसेस कितना हो रहा है अभी? सेंसेक्स का वैल्यू क्या है आज की तारीख में? So value of Sensex is about 61,000. Yeah, close to 60,000. So it is about 61,000. 61,000 Sensex क्रॉस कर चुका है.
सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर अपन देखते हैं कि एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली स्टॉक मार्केट इज ग्रोइंग. सो एज अ एसेट क्लास अपने को वही चीज चाहिए अपने एसेट में. एसेट वो है जो वी इन्वेस्ट इन टू सी आर मनी ग्रोइंग. तो अगर अपन स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली वी हैव एन एज इन स्टॉक मार्केट एंड आर कैपिटल कैन ग्रो. बट अगर अपन शॉर्ट टर्म पकड़ के बैठे हैं कि यहाँ पर अगर किसी ने इन्वेस्ट किया तो उसका वैल्यू अबाउट 18,000 से 8,000, तो मोर देन 50% लॉस. तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग में अगर आप सोच रहे हैं तो उसके हिसाब से समटाइम्स मार्केट कैन बी रिस्की एंड योर कैपिटल may decrease on a short term basis. But as long as we are looking at a perspective of 7 years down the line, every any 7 years or 10 years का आप यहाँ पे कंसिडर करोगे, एनी पीरियड फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द मार्केट, 7 years का पीरियड आप कोई भी पकड़ लो, द वैल्यू ऑफ सेंसेक्स हैज ऑलवेज राइजन ओवर अ पीरियड ऑफ 7 to 10 years. इसीलिए whenever you are planning to invest in stock market for building your capital or building wealth or wealth creation as they say, then you should look towards at least 7 to 10 years of investment. क्योंकि आप 7 से 10 साल में अगर कोई भी पीरियड पकड़ोगे तो नो मैटर क्या हो जाए, कुछ भी हो जाए, स्कैम आ जाए, कोरोना आ जाए, नोटबंदी आ जाए, स्कैम्स हो जाए. ये 2008 में एक्चुअली सब प्राइम स्कैम हुआ था, सब प्राइम क्राइसिस आया था लेमन ब्रदर्स का. और वही टाइम पे इंडिया में सत्यम ने भी अपना स्कैम कबूल किया था, सत्यम कंपनी ने. इसीलिए देयर वाज अ मैसिव फॉल इन 2008. बट ये कुछ भी हो जाए तो अगर ये 2008 का पीरियड भी पकड़ लो, अगर आप 2005 से 2012 का पीरियड देखते हो एंड स्टिल अगर आप यहाँ पर 2005 में ये लेवल पे इन्वेस्टेड हो, ये स्कैम आने के बावजूद अगर आप 2012 में निकलते हो तो यू आर इन प्रॉफिट ओनली, इररिस्पेक्टिव ये क्या हुआ बीच में. सो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव वी मस्ट अग्री दैट इट इज अ वेरी गुड एसेट क्लास टू हैव. ये एक ऑप्शन अपने पास रहना चाहिए जिसके अंदर वी शुड इन्वेस्ट for wealth creation for a longer period of time, and it will definitely give returns. Stock market trading definitely risky है. It is not at all risk free. Stock market, mutual funds सही है but risk free नहीं है. But they are definitely not gambling also. Second myth, stock market is exclusively for experts. अभी अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो देन यू नीड टू हैव वेरी इन डेप्थ फाइनेंशियल नॉलेज, बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होना चाहिए, ऐसे बिलीफ है. सेकेंड, तो लेट अस सी कि अभी स्टॉक मार्केट, इंडियन स्टॉक मार्केट के पर्सपेक्टिव से द टॉप इन्वेस्टर्स इन इंडियन स्टॉक मार्केट आर दीज. अभी इसमें क्या है, राकेश झुंझुनवाला, ये आपने नाम सुना होगा, राधा किशन दमानी, रमेश दमानी, रामदेव अग्रवाल, विजय केडिया, पुरंजू वेलियात, राजीव खन्ना, ये सब नाम आपने सुने होंगे. अभी इसमें अगर आप देखोगे तो राकेश झुंझुनवाला, रामदेव अग्रवाल, ये दोनों सीए है. उसके अलावा विजय केडिया जो है वो कॉमर्स फील्ड से है. ये तीन के अलावा बाकी एक भी कोई भी is neither from commerce field nor having any in-depth experience or are not an experts in the field of commerce. Radha Kishan Dammani ji to he was an undergraduate, but still with his trading method he was able to become one of the top investors in India. ये सब लोग अगर आप देखेंगे तो दे हैव बीन इन द मार्केट फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. So if they are staying in the market for the long period of time, they are definitely increasing their wealth. Porunju Veliat, इनके बारे में किसी को पता है कि नहीं पता नहीं, but he is one of he is also called as the king of small and mid caps, and he is a value investor जो छोटे छोटे कंपनीज, अंडर वैल्यूड कंपनीज को आइडेंटिफाई करके उसमें इन्वेस्ट करते हैं. राधाकिशन दमानी, रमेश दमानी जी के बारे में तो सबको मालूम ही है. These are all well-known investors. Third myth is you can only make money in stock market by investing
लॉट ऑफ मनी कि भाई आपके पास बहुत पैसा है तो ये आप इन्वेस्ट करके स्टॉक मार्केट में पैसा कमा सकते हो. दिस इज अगेन अ वेरी बैड मिथ. You can start investing in stock market with as little as 100 rupees. Less than 100 rupees के भी stocks रहते हैं, but it doesn't mean कि आप less than 100 rupees के stocks buy करना शुरू कर दो. Idea is कि having capital is not at all a limitation to be in the stock market. आप अपना 500 रुपए का म्यूचुअल फंड का SIP भी शुरू कर सकते हो. आप अच्छे स्टॉक्स म्यूचुअल फंड्स में पैसे जमा करके कुछ अच्छे स्टॉक्स ओवर पीरियड ऑफ टाइम बाय कर सकते हो. ऐसे बहुत पैसा रहेगा मेरे पास 1 लाख 5 लाख आएगा तो ही मैं स्टॉक मार्केट में जाकर पैसे कमा पाऊंगा, ऐसा नहीं. आप एक 500 का भी SIP अगर म्यूचुअल फंड में शुरू कर रहे हैं और 5 years 7 years 10 years 20 years के लिए रख रहे हैं तो रिटर्न्स आर definitely greater than any other option which you have of investing 500 rupees over a period of time. 500 रुपए आप कहीं और कहाँ इन्वेस्ट करोगे कि आपका ग्रोथ इतना मिल जाए. अभी कुछ ऑप्शंस है, कुछ एप्स है, कुछ ज्वेलर्स के पास भी कुछ स्कीम रहती है कि यू कैन इन्वेस्ट एज लो एज 100 रुपीज इन गोल्ड एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू कैन अक्यूमुलेट दैट गोल्ड. बट अपन ने देखा कि गोल्ड का प्राइसेस भी इट इज नॉट guaranteed कि भाई गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा ही, एंड द रिटर्न विच गोल्ड गिव्स over a period of 7 years or 10 years, definitely stocks and equities will give you a greater return over a period of 7 to 10 years. Fourth myth is high risk means high returns. अगर अपन ऐसे बोले कि अगर आपको हाई रिटर्न्स चाहिए तो यू हैव टू टेक हाई रिस्क, बट हाई रिस्क डजंट ऑलवेज मीन्स हाई रिटर्न्स. हाई रिस्क स्टॉक्स में या फिर पेनी स्टॉक्स में जाने के बाद वो 1x का 10x वैल्यू हो जाएगा, 50 रुपए का स्टॉक 5,000 का हो जाएगा. ये दिस इज रिस्क, एंड taking that risk in the expectation of high returns is not always true for the market. हाँ, कभी कभी आप कम रिस्क लेके भी अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपका रिटर्न्स अच्छा हो जाएगा. For example, just a recent example is if somebody had started investing in company like Tata Motors. Tata Motors is a very good company. सबको नाम मालूम है Tata Motors. The stock price during Corona had come down to about 35-40 level. अगर 35-40 लेवल का स्टॉक अगर आप बाय करते थे टाटा मोटर DVR का, टाटा मोटर्स का 50-60 रुपीज के करीब करीब आया था, वो लेवल पर अगर आप इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं एंड इफ यू सी तो टाटा मोटर्स का स्टॉक जो 60 रुपीज तक आया था, इट इज ट्रेडिंग एट अबाउट 500 समथिंग नाउ. 505 और 524 टच करके आया है अभी जस्ट परसों. टाटा मोटर्स DVR भी ऑलमोस्ट 35 रुपीज से 250 प्लस जाकर आया है. सो दीज आर गुड कंपनीज जिसके अंदर आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम थोड़ा थोड़ा भी इन्वेस्ट करोगे तो you will get good returns. The fifth myth is I should try my hand at stock market investment. अब ये stock market is not a place where you go to have fun. Stock market is a serious business. You should consider stock market as a very serious business. It is your source of second income, but only if you are very serious about it, as serious as you are about your first profession. अगर आप और कुछ काम करते हो तो you can definitely use stock market as your second source of income, provided you put in that much effort to learn, be disciplined as you are in your first profession. For example, if you are a law practitioner, so you have given your time to learn law, to get that degree. You have put in efforts and worked under somebody to gain that knowledge, and now you are able to perform very nicely as a law practitioner. If you are a doctor, you have given time and energy to study medicine. You have after studying medicine, you have given time to learn the skills of your profession, and after that you are now able to perform as a good professional in that area.
सिमिलरली स्टॉक मार्केट कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप आ जाएंगे और आज से चालू कर देंगे और नाउ यू आर एन एक्सपर्ट इन 2 days. You need to learn, you need to practice, you need to stay disciplined, and then over a period of time you will definitely get the hang of it. कहाँ करना है, कैसे करना है, what type of trading are you comfortable with, what type of investments are you comfortable with, and over a period of time definitely you can do it. बट इट इज नॉट समथिंग के फन के लिए करते हैं, मजे के लिए करते हैं कि चलो आज थोड़ा ट्राई करके देखते हैं. इट इज नॉट समथिंग टू गिव अ ट्राई टू. इफ यू आर कमिंग विद द मेंटालिटी कि ट्राई कर देखते, तो मार्केट इज वेरी रूथलेस. आई गारंटी यू, आप कितना भी कैपिटल लेके आओगे, द मार्केट इज वेरी रूथलेस. इट विल टेक अवे ऑल योर कैपिटल. एंड एज दे से, market can stay अनप्रिडिक्टेबल लॉन्गर देन यू कैन स्टे लिक्विड. मीन्स तुम्हारे पास जितना भी कैपिटल है वो पूरा खर्च करने तक भी मार्केट तुम्हारे लिए हुए ट्रेड के अगेंस्ट रह सकता है. एंड मार्केट इज वेरी रूथलेस. ऐसा नहीं होता कि चलो गलती हो गई, बच्चे से खेलने आया था, अभी सीख रहा है, इसको थोड़ा सा ये दे दो. मार्केट इज वेरी रूथलेस. आप मजे के लिए आए हो तो आप मजे करके जाओगे, बट पैसे छोड़ के जाओगे. द अभी ये मिथ्स अगर अपनी क्लियर हो गई है, तो लेट्स सी कि अभी अपन, इफ वी आर थिंकिंग अबाउट गेटिंग इनटू द स्टॉक मार्केट, देन फर्स्ट थिंग आता है कि अभी चालू क्या करना है. तो वी शुड नो अबाउट द ब्रोकर्स और द डिफरेंट टाइप ऑफ अकाउंट्स. ये सब के बारे में मालूम होना जरूरी है. तो लेट्स सी व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ अकाउंट्स. फर्स्ट है, फर्स्ट इज डीमैट अकाउंट. डीमैट अकाउंट इज जस्ट लाइक योर बैंक अकाउंट. अगर आप बैंक अकाउंट खोलते हैं, वहां पर आप अपने पैसे जमा करते हैं, आपको एक बैंक अकाउंट नंबर मिलता है, एक आपको चेकबुक मिलती है, आपको ऑनलाइन ट्रेडिंग, आपको ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करने हैं तो यूजर आईडी पासवर्ड मिलता है. वैसे ही आपको डीमैट अकाउंट आपके नाम का बनता है, जिसके अंदर आपके शेयर्स जमा होते हैं. जैसे बैंक अकाउंट में पैसे जमा होते हैं, वैसे डीमैट अकाउंट में शेयर्स जमा होते हैं. सेकेंड टाइप ऑफ अकाउंट इज ट्रेडिंग अकाउंट. ट्रेडिंग अकाउंट जो है ये ट्रेडर लेवल पे खुलता है. डीमैट अकाउंट जो है, इट ओपन्स एट द लेवल ऑफ डिपॉजिटरी. डिपॉजिटरी दो टाइप की है इंडिया में, सीडीएसएल और एनएसडीएल. इन दोनों के अंडर में ही डीमैट अकाउंट खुलते हैं. और डीमैट अकाउंट मींस डीमटेरियलाइज्ड. पहले जो शेयर्स मिलते थे, दे यूज्ड टू कम इन हार्ड कॉपी, पेपर के जैसे आते थे. पेपर शेयर्स बोलते थे कि वो शेयर्स का पेपर आपके पास है, मींस यू ओन द शेयर. आफ्टर few years back, this paper trade was replaced by digitalization. and जैसे सब डिजिटलाइज हो रहा है, तो वैसे शेयर्स, पेपर शेयर्स को भी डिजिटल इसमें कन्वर्ट कर दिया गया. एंड इट इज नाउ कॉल्ड डीमटेरियलाइज्ड शेयर्स, व्हिच आर देयर इन द फॉर्म ऑफ डिजिटलाइज्ड फॉर्मेट. आपको मेल पर या आपके अकाउंट में कितने हैं ये दिख जाते हैं. यू डोंट नीड टू हैव अ पेपर प्रूफ ऑफ इट. ट्रेडिंग अकाउंट ये जो है ये ब्रोकर लेवल पे खुलता है. जैसे डीमैट अकाउंट सीडीएसएल एनएसडीएल के लेवल पे खुलता है, ट्रेडिंग अकाउंट कोई ट्रेडर के लेवल पे खुलेगा. कौन से ट्रेडर्स रहते, क्या रहते, ये अपन आगे देखेंगे. बट जस्ट फॉर द टाइम बीइंग कि एक अगर आपका ट्रेडिंग अकाउंट है, तो ये आपका कोई ब्रोकर रहेगा या सब ब्रोकर रहेगा, वो लेवल पे आपका ट्रेडिंग अकाउंट रहेगा. ये ट्रेडिंग अकाउंट में यू यूज मनी फॉर ट्रेडिंग. आप अपने पैसे ट्रेडर को देते हो, ट्रेडर अपने आपके ट्रेडिंग अकाउंट से वो जो भी ट्रेडिंग के शेयर्स खरीदना है, बेचना है, वो करता है. नाउ द थर्ड important thing is power of attorney, and you should be very careful about this power of attorney thing. अभी बहुत सारे समय जब भी अपन कोई भी अकाउंट खोलते हैं, तो ब्रोकर्स बोलते हैं कि सर हमारे ट्रेडिंग अकाउंट खोल लो, हमारे डीमैट अकाउंट, और वो बहुत सारे पेपर साइन कराते हैं. उसमें ट्रेडिंग अकाउंट का पेपर पे भी साइन होता है, डीमैट अकाउंट पे भी साइन करते हैं अपन लोग, और एक पीओए करके भी साइन करते हैं. पीओए इज पावर ऑफ अटर्नी. जस्ट remember, this power of attorney is having legal validity as good as any other power of attorney you give to any other person. So आप power of attorney देने के टाइम पे you need to be very careful about what is written in that power of attorney and how reliable is the broker
and also take a decision whether you really want that power of attorney का जो बेनिफिट है आपको रियली चाहिए क्या। अपन देखते हैं आगे। तो जैसे मैं बोला कि डीमैट जो है ये दो डिपॉजिटरीज रहते हैं, एनएसडीएल और सीडीएसएल। ये दोनों जस्ट अ सेकंड। या सो ये दोनों जो है ये सीडीएसएल एनएसडीएल के थ्रू ये रहते हैं अपने, सीडीएसएल एनएसडीएल के अंडर में अपना डीमैट अकाउंट खुलता है, आइदर सीडीएसएल और एनएसडीएल। और यहाँ पर जैसे अपना बैंक अकाउंट खुलने के बाद अपने को बैंक अकाउंट नंबर मिलता है, वैसे ही अपने को डीमैट अकाउंट खुलने के बाद डीपीआईडी मिलती है। ये डीपीआईडी ऐसी चीज है जो अपन बोल सकते हैं कि भाई ये मेरी डीपीआईडी है और उसमें कितने शेयर्स है। अगर मालूम कर रहे हैं तो अपन डीपीआईडी कोट कर कर अपने अकाउंट में कितने शेयर्स है, कौन से कंपनीज के शेयर्स है, ये सब मालूम कर सकते हैं। अभी बेसिक अपन देख लेते हैं कि भाई अगर अपन डीमैट अकाउंट खोल रहे हैं तो क्या होता है। अगर आपको ब्रोकर लेवल पे आपने डीमैट अकाउंट खोला, फिर अगर आपको शेयर्स खरीदना है, इफ यू वांट टू बाय दो शेयर्स, तो यू विल हैव टू पुट मनी इन योर ट्रेडिंग अकाउंट एंड उसके बाद में द यू हैव टू गिव द ऑर्डर कि मुझे फॉर एग्जांपल मुझे रिलायंस के 10 शेयर्स खरीदने हैं, तो आई विल हैव टू हैव उतना 10 शेयर्स का अमाउंट का मनी। फॉर एग्जांपल इट इज नाउ ट्रेडिंग एट 2700 लेवल्स, तो अबाउट 10 शेयर्स खरीदने हैं तो 27-28 हज़ार रुपए जो भी है वो उतना अमाउंट मेरे अकाउंट में मुझे रखना पड़ेगा। देन आई हैव टू प्लेस अ बाय ऑर्डर इन माय ट्रेडिंग अकाउंट कि आई वांट टू बाय 10 शेयर्स। As soon as I place that order, the broker will forward that order to the exchange. Exchange NSE या BSE, दो exchanges है जिसमें आप कर सकते हैं, NSE में या BSE में। और जो भी exchange में वो order forward होगा, वहां से वो 10 shares कंप्लीट होके आपके डीमैट अकाउंट के अगेंस्ट एलोकेट हो जाएंगे। दे आर एलोकेटेड, ठीक है, अलॉट हो गए आपके नाम पर। अभी ये शेयर्स को आपके अकाउंट में आने को 2 दिन लगते हैं। तो एज सुन एज यू बाय आपके अकाउंट में दिखना शुरू हो जाते हैं, पर आपके डीमैट अकाउंट में आने को 2 दिन लगते हैं। ये इसलिए बता रहा हूँ कि आगे जब अपन ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग ये चीजों के बारे में बात करेंगे तो आपको एक वन आपको वो टाइम पर काम पड़ेगा कि आपके शेयर्स आने के लिए कितना दिन लग रहा है। तो ट्रेडिंग प्लस 2 डेज, T+2 जो अपन बोलते हैं, वन एक वो चीज आपके लिए काम में आएगा। सेकेंड थिंग विच इज आपको जो काम में आएगा, इट विल बी ड्यूरिंग द टैक्स अलोकेशन। आपका जो ईयर एंड पे आप लोग टैक्स भरते हैं, तो दैट डिपेंड्स अपॉन वो आपने ट्रेडिंग किया है, इंट्राडे किया है, या आपने लॉन्ग टर्म 1 साल रखकर बेचा। तो अगर आप कोई भी शेयर आज खरीद कर एटलीस्ट 1 साल रखते हो और 1 साल बाद बेचते हो, तो जो भी उस पर प्रॉफिट या लॉस होता है, इट इज कॉल्ड एज लॉन्ग टर्म। 1 साल के बाद का पीरियड का जो भी प्रॉफिट या लॉस है, इट इज कंसिडर्ड एज लॉन्ग टर्म इन टर्म्स ऑफ टैक्स इम्प्लीकेशंस। और 1 साल से कम है तो जो भी प्रॉफिट या लॉस है, इट इज कॉल्ड एज शॉर्ट टर्म प्रॉफिट और लॉस। और इंट्रा डे फ्यूचर ऑप्शंस, इसमें जो होते हैं, एटलीस्ट फ्यूचर ऑप्शंस में जो अपना प्रॉफिट या लॉस होता है, इट इज कॉल्ड एज स्पेक्यूलेटिव इनकम। ये जो चीजें हैं, ये जब अपन टैक्सेशन के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, उस टाइम पे आपको काम में आएगी। अभी ट्रेडिंग अकाउंट में जैसे डैशबोर्ड डिस्कस, जैसे डीमैट अकाउंट में वी हैड गिवन एन ऑर्डर, the order to buy shares, the shares were allotted to our demat account, and then we were having the position of those shares after 2 days. Similarly trading account में आप अभी ट्रेडिंग अकाउंट जो है ब्रोकर लेवल पे है, तो यू आर गिविंग द मनी टू ब्रोकर। ये ब्रोकर के पास जो पैसे है, उसमें जो शेयर्स आपने दिए, पैसे दिए, उसमें जो शेयर्स आपने बोले कि मेरे लिए बाय करना है, वो उसने उतने शेयर्स बाय कर लिए। एंड आफ्टर यू गिव द ऑर्डर कि भाई अभी ये शेयर्स बेच दो, तो वो शेयर्स बेच देगा, जो पैसे आएंगे वो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएंगे।
तो मनी डिपॉजिटेड is used to buy shares for trading and are kept in the shares which you have bought are kept in your account till you sell them. And once sold, the money is deposited back in your account. अभी if you just want to trade, आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है. If you are if you are opening an account with the sole intention कि मुझे ट्रेडिंग करना है, मुझे कोई शेयर्स खरीदना नहीं है, बेचना नहीं है, तो यू डोंट नीड टू ओपन अ डीमैट अकाउंट विद द ब्रोकर. आप ब्रोकर को बोल सकते हो, आई डोंट नीड अ डीमैट अकाउंट, आई ओनली नीड अ ट्रेडिंग अकाउंट, आई एम ओनली गोइंग टू ट्रेड इन दैट अकाउंट, सो मुझे डीमैट अकाउंट नहीं चाहिए. सिमिलरली, अगर आप सिर्फ इन्वेस्ट कर रहे हो लॉन्ग टर्म के लिए कि आज खरीदा, मैं भी 3-4 साल बेचूंगा नहीं, 2 साल 3 साल बाद ही बेचना है, बार बार खरीदना बेचना नहीं है, तो यू कैन डेफिनेटली टेल देम कि भाई आई डोंट वांट टू साइन पीओए, मेरे को पावर ऑफ अटर्नी नहीं साइन करना है, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू ट्रेड इन इट. जब भी मुझे खरीदना या बेचना है तो आई विल सिंपली साइन अ सिंगल DIS स्लिप और मेरा काम हो जाएगा. What is DIS? Delivery in slip है. Whenever we get that stocks which we have ordered to buy and they are transferred in our demat account, it is called as shares are delivered. We get the delivery of the shares. Similarly, जब अपन ने shares बेच दिए, अपने account से चले गए, तो it is called as they have been delivered out. तो ये deliver out करने के लिए भी अपने को permission देने, अपने से permission लेना जरूरी है. तो आई परमिशन लेने के दो तरीके हैं. वन इज पीओए ले लो, पावर ऑफ अटर्नी ले लो, और जो बेचना खरीदना है वो ब्रोकर लेवल पे हो जाएगा. आपको हर बार खरीदने बेचने के लिए DI स्लिप भरने की जरूरत नहीं. बट अगर आप एक्टिव ट्रेडर नहीं है, आप सिर्फ पैसे लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इट इज बेटर टू हैव अ DI स्लिप एंड डोंट साइन अ पीओए. पीओए ये बार बार इसलिए पीओए हो रहा है क्योंकि देयर हैज बीन अ ब्रोकर इन रीसेंट पास्ट हु हैज मिसयूज्ड दिस पीओए and has sold the shares of people, of clients under his brokerage without informing them, and they couldn't do anything because they had signed a POA, meaning they had given the broker the right to sell those shares without informing them. तो अगर आपके कोई कंपनी के शेयर्स है, आपको नहीं बेचने हैं, आपने पीओए साइन किया है, तो ब्रोकर कैन सेल दो शेयर्स विदाउट इन्फॉर्मिंग यू. इट डजंट नीड टू आइदर इन्फॉर्म यू or take your permission if you have signed a POA. So POA आप साइन कर रहे हो तो you need to be very careful about it. And POA is always voluntary, it is not mandatory. अब ये कॉमन ट्रेंड है कि जब भी आप अकाउंट खोलते हो तो सभी लोग आपके पीछे पड़ जाएंगे कि भैया ये सर ये POA है तो नॉर्मली है, सभी करते हैं, आप भी साइन कर दो. बट इफ यू आर opening an account just for buying shares for longer period of time, you can straight away deny भैया नहीं, मुझे नहीं चाहिए POA. And if a broker is really trustworthy, and he will understand कि over a period of एक दो बार आप बोलोगे तो he won't be behind you कि नहीं तो करना ही पड़ेगा. You can always tell him कि भाई नहीं, I don't want to do it, and POA is voluntary, it is not mandatory. I am not going to trade in that account, so I am just using it for investing purpose. ये इसलिए इतना बार ये पीओ पे एक बार, दो बार, तीन बार इतना बोलना हो गया कि just buying a bad stock or getting into a bad trade is not the only way of losing money in stock market. There are many ways, and one of the ways such scams जो होते हैं brokerage houses की तरफ से आपके POA, कुछ स्कैम्स है जो आपको बोलते हैं कि भाई सर हम आपको कॉल देंगे, आप हमारे कॉल्स फॉलो करो और आपका पैसा हम लोग विद इन अ मंथ डबल कर देंगे, एवरी डे आपको 10,000 रुपीज का प्रॉफिट होगा. दीज आर सम ऑफ द वेज जहाँ पे लोगों को लॉस होता है. एंड इट इज नॉट जस्ट बिकॉज स्टॉक मार्केट की गलती नहीं है, इट इज द फॉल्ट ऑफ द पर्सन हु इज entering the stock market without understanding what stock market is, without learning, and he's not independent, he's dependent on somebody. So best way is to be independent, learn, and do your own manage your own funds, manage your own capital. अभी ब्रोकर्स जो है वो कौन से रहते हैं, हाउ टू चूज अ गुड एंड बैड ब्रोकर. तो दो टाइप के ब्रोकर्स हैं.
वन टाइप इज फुल सर्विस ब्रोकर्स, बहुत सारे हैं, नाम लिए जाए तो HDFC, ICICI, कोटक, शेर खान, करवी करवी था। तो ये जो है ये फुल सर्विस ब्रोकर्स है। फुल सर्विस ब्रोकर्स मींस दे हैव एवरीथिंग विद देम, राइट फ्रॉम स्टॉक्स, IPOs, म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड, बॉन्ड्स, सभी चीजें वो लोग मैनेज करते हैं। एंड दे कॉल देमसेल्व्स फुल सर्विस ब्रोकर। कुछ सालों पहले तक दे वर द ओनली वंस जिनके थ्रू अपन ये ट्रेडिंग कर सकते थे। But then came Zerodha, which was the first discount broker, and then started the trend of discount brokers. अभी discount brokers जो है, as the name suggests, इनका charges definitely कम रहता है। इनके अभी कुछ कुछ लोग इनमें से जो ब्रोकर्स है डिस्काउंट ब्रोकर्स में, उन्होंने कुछ कुछ लोगों ने आइदर खुद के प्लेटफॉर्म पे या फिर टाई अप्स करके म्यूचुअल फंड्स, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स बाइंग वगैरह शुरू किया है। तो बट इनका डेफिनेटली ब्रोकरेज जो है वो फुल सर्विस ब्रोकर से कम रहता है। अगर आप शेयर्स खरीद रहे हो और आफ्टर 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर बेचने वाले हो, तो डिस्काउंट ब्रोकर्स दे डोंट चार्ज एनीथिंग, मींस ₹0। ब्रोकरेज जीरो रहेगा, ऑब्वियसली उस पर GST और ट्रांजैक्शन टैक्स वगैरह जो सेबी लगाती है वो लगेगा, बट ब्रोकरेज जीरो लगेगा। वैसे ही अगर फुल सर्विस ब्रोकरेज के थ्रू अपन जाते हैं तो दे चार्ज, बोलने के लिए 10-15 पैसा कुछ चार्ज करते हैं, बट वील सी कैसा वो वर्क करता है। अभी जो अपन बात कर रहे थे कि फुल सर्विस ब्रोकर्स और फुल सर्विस और डिस्काउंट ब्रोकर्स, तो फुल सर्विस ब्रोकर्स जो रहते हैं जैसे कि सर कुछ फर्क नहीं है, सिर्फ 10-15 पैसा ही चार्ज होएगा। और डिस्काउंट ब्रोकर्स जो है वो बोलते हैं सर हमारे पास डिलीवरी चार्जेस नहीं है, तो डिलीवरी चार्जेस आर जीरो फॉर डिस्काउंट ब्रोकर्स। जब आप बाय कर रहे हो तब भी, और जब आप सेल कर रहे हो तभी, इवन ऑन बाइंग आपका कोई पैसा नहीं लगता है, और जब आप सेल कर रहे हो तो भी पैसा नहीं लगता है। नाउ लेट अस सपोज कि अपन एक 1 लाख रुपीज इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, और फुल सर्विस ब्रोकर बोलता है कि सर 1% चार्जेस लगेंगे। तो 1% के हिसाब से जब आप बाय कर रहे हो तो आपको 1000 रुपीज ब्रोकरेज लगेगा, और जब सेल कर रहे हो तो तब भी आपको 1% लगेगा। तो अप्रोक्सीमेटली 1 लाख इन्वेस्टमेंट पे आपको 2000 रुपीज फुल सर्विस ब्रोकर को पे करना पड़ेगा, और डिस्काउंट ब्रोकर को ऑब्वियसली आपको जीरो पे करना पड़ेगा। इसके अलावा ट्रांजैक्शन चार्जेस लगते हैं, इसके अलावा STT और GST, ये जो है ये तो ये जो चीजें है, दीज आर थिंग्स विच आर यूनिवर्सल, एंड ये सेबी के चार्जेस है, ये आपको पे ही करने हैं, इसमें कोई कहीं पे भी कोई छूट नहीं है। बट दिस इफ यू सी कि आपको 1 लाख पे 2000 रुपीज एक्स्ट्रा आपको पे करने पड़ते हैं। एंड इफ यू सी अबाउट योर इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, आप खरीद रहे हो, बेच रहे हो, तो उसमें 2000 रुपीज एक्स्ट्रा जाना बहुत बड़ी अमाउंट है। अभी सेकेंड प्रॉब्लम विच वी हैव इन इंडिया इज ऑलमोस्ट ऑल द फुल सर्विस ब्रोकर्स, दे आर ऑल्सो हैविंग एन एडवाइजरी सर्विस। तो ये जो फुल सर्विस ब्रोकर्स है, maybe not all, but few of the full service brokers, they also have an advisory. अब इनका एडवाइजरी का काम ये है कि दे टेल यू कि सर आप ना आपके मोबाइल पे हम लोग मैसेज करेंगे, वील टेल यू अबाउट विच स्टॉक टू बाय, विच स्टॉक टू सेल, और you can buy and sell those stocks, and you will gain about 5%, 10%, 2% on every call, or after over a period of month you can have about 10%, 20% return। अगर आप एनुअली देखेंगे तो 100-120% रिटर्न आएगा।
बट ये फुल सर्विस ब्रोकर्स जब एडवाइजरी चालू करते हैं तो देयर मेन एम इज the aim of the advisory is to give good advice, but they have started this and they are also having our account, so there is conflict of interest. तो यहाँ पर their main interest is to make the client trade as much as possible, ताकि ये जितना कमीशन निकलता है ये हर ट्रेड में उनको ज्यादा मिलता रहे. So this is a very serious issue, and no doubt SEBI will look into it. And over a period of time, I think there should some laws should be made जहाँ पे full service broker or any broker for that matter. If you are a broker, you shouldn't have an advisory. Advisory should be independent of the broker. Advisory can take its charges and charge the customer or client, but a broker should not have the advisory thing, because then there is conflict of interest. The advisory is just giving advice because they want to make the client do more and more trades. अभी सेकेंड थिंग अपन देखते हैं कि अपन ब्रोकर बोल रहे हैं तो ब्रोकर टर्मिनल देख लेते हैं. अभी ये ब्रोकर टर्मिनल आई हैव लॉग्ड इनटू माय जीरोधा अकाउंट. अभी जीरोधा अकाउंट में आप देखेंगे तो दिस इज निफ्टी एंड दिस इज सेंसेक्स. सो एनीबडी हैज एनी आइडिया कि क्या है निफ्टी एंड क्या है सेंसेक्स? हाउ मेनी कंपनीज आर देयर? और ये निफ्टी 18,000 है, सेंसेक्स 61,000 है. Does anybody has that idea? As the name suggests, Nifty 50 is made up of 50 companies and Sensex is made up of 30 companies. अभी इसमें 30 है फिर भी इसका वैल्यूएशन 61 है, इसमें 50 कंपनीज है लेकिन इसका वैल्यूएशन 18,000 है. तो ये सेंसेक्स और निफ्टी एक्चुअली क्या है? सेंसेक्स अभी आपको अगर आप कोई एक मिठाई की दुकान पे जा रहे हो और वहां पर आप पूछ रहे हो कि भैया कैसा चालू है आपका बिजनेस, तो ही विल टेल यू द टोटल मनी ही अर्नड एंड टोटल मनी ही स्पेंड एंड द प्रॉफिट ही अर्न. अभी अगर आप बोलोगे कि भैया जलेबियां कितनी बिकी, समोसे कितने बिके, कलाकंद कितनी बिकी, और कलाकंद कम बिकी तो आपका दुकान घाटे में है, समोसे ज्यादा बिके तो फायदे में. तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू असेस. Similarly, in India, there are more than 5,000 companies which have been registered in our NSE and PSE. अभी अपने को मालूम करना है कि अपने देश का इकोनॉमिक कैसा जा रहा है. हाउ इज आर कंट्री परफॉर्मिंग ऑन एन इकोनॉमिक लेवल. तो ये जो 5,000 प्लस कंपनीज है इसमें से कुछ कंपनीज बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, कुछ कंपनीज एवरेज परफॉर्म कर रही है, कुछ बहुत ही बुरा परफॉर्म कर रही है, कुछ बंद हो गई है. तो हाउ टू नो विच कंपनीज या फिर कौन सी कंपनीज लेकर ये बनाना चाहिए? तो देर इज अ गाइडलाइन इन विच NSE and Sensex they have formed criteria for including a company in Sensex or Nifty. Any company can be included in Sensex or Nifty as long as they satisfy those entry criteria. Sensex में अगर आपको एंट्री लेना है 30 कंपनीज में, तो फर्स्ट थिंग इज यू शुड हैव द हाईएस्ट फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन. अभी ये चीज क्या है? तो NSE की वेबसाइट पे जाते हैं. अभी लेट्स कंसिडर कि let's consider that we are 10 of us and we decide that we will start a company, or everybody is contributing 10 lakh rupees. 10 lakh rupees, 10 people have contributed, so we have a capital of 1 lakh rupees. अभी ये 1 लाख रुपीस का जो वैल्यूएशन है, अगर अपन ये कंपनीज का एक शेयर लेते हैं और
कल जाकर डिसाइड करते हैं कि एक कंपनी हमको पब्लिक लिमिटेड कंपनी करनी है, तो वी विल टेल कि भाई हमारे कंपनी का एक शेयर 10 रुपए का है, विच इज कॉल्ड एज द फेस वैल्यू ऑफ आवर कंपनी। तो मैंने अगर 10 लाख रुपए दिए तो आई विल हैव 1 लाख शेयर्स ऑफ माय कंपनी, एवरीबडी विल हैव 1 लाख शेयर्स ऑफ हिज कंपनी, एंड देन अपार्ट फ्रॉम दीज 10 lakh shares, 1 lakh with me and 9 lakh with other investors। जो शेयर्स हम लोग मार्केट में ट्रेडिंग के लिए आईपीओ के द्वारा देंगे, those shares are called as free float shares। Like आप जब यहाँ पे देखेंगे तो I have opened, यहाँ पर आप देखेंगे the name of the company is Reliance। We are presently looking at equity shares of the Reliance। जब आप यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर ट्रेड इंफॉर्मेशन में आपको दो चीजें देखने मिलती है। दिस इज टोटल मार्केट कैप। जैसे अपनी कंपनी है, अपन सब ने मिलके 10 लाख रुपीस जमा किए, 10 रुपए का एक शेयर का प्राइस डिसाइड किया, और अपनी कंपनीज के टोटल शेयर्स 10 लाख शेयर्स है, जिसमें से हमने 3 लाख शेयर्स मार्केट में ट्रेडिंग के लिए दिए और 7 लाख शेयर्स अपने पास, अपने प्रमोटर्स के पास है। तो द 30-70 रेशियो जो है, दैट इज डिफरेंस बिटवीन टोटल मार्केट कैप। अभी सबके पास 1 लाख शेयर्स है, टोटल शेयर्स ऑफ द कंपनी आर 10 lakhs, तो टोटल मार्केट कैप इज 10 lakh इनटू फेस वैल्यू। ये जो फेस वैल्यू है, ये अपने को यहाँ देखने मिलती है, रिलायंस। फेस वैल्यू ऑफ रिलायंस अगर अपन देखेंगे तो इट इज अबाउट 10। देखेंगे तो यहाँ पे रिलायंस की फेस वैल्यू है 10। वैसे अपनी कंपनी की भी अगर अपन कंसिडर करते हैं कि इवन आर कंपनी इज हैविंग अ फेस वैल्यू ऑफ 10, तो अपने कंपनीज के 10 लाख शेयर्स में से 3 लाख शेयर्स जो मार्केट में ट्रेडिंग के लिए है, those will constitute the free float market capital, and total market capital will be 10 lakh। This decides how many shares a company is ready to invest in the market for trading, and depending on how many shares a company is ready to put in the market for trading, इंडिया के सेंसेक्स के अंदर उसका इंक्लूजन होता है। द कंपनी विच इज हैविंग द मोस्ट नंबर ऑफ शेयर्स in the market free float market capital is ranked 1, then number 2, number 3, number 5, ऐसी 30 कंपनियां डिसाइड होती है which decides the Sensex 30, and similarly 50 companies have been decided for Nifty 50। अभी एक चीज जो अपने को यहाँ पर देखनी है कि जब अपन एनएससी पे जाते हैं तो यहाँ पर कुछ चीजें अपने को देखने मिलती है। प्रीवियस क्लोज, ये जो है प्रीवियस क्लोज, दिस इज क्लोज पिछले दिन का। दिस ओपन इज ओपन टुडेज, दिस क्लोज इज क्लोज टुडेज। ये वीवैप वगैरह अपन बाद में देखेंगे। देन कमिंग डाउन, हियर वी सी इंट्राडे हाई एंड लो। इंट्राडे बोले तो आज की तारीख में ये कितना लो गया था और कितना हाई गया। वैसे यहाँ पर देखेंगे देयर इज 52 वीक्स हाई एंड लो। 52 वीक्स मींस अबाउट अ ईयर। एक साल में इसका लोएस्ट वैल्यू 1830 रुपीज था रिलायंस का, एंड हाईएस्ट वैल्यू was 2701, 2720। ये यहाँ पर तारीख भी लिख के आ रही है कब था, 11 अक्टूबर को। आज 15 है, 4 दिन पहले ये हाई अपना 52 वीक हाई टच करके आया है। और लो कब था, 29 जनवरी 2021। 29 जनवरी टू अक्टूबर, यानी फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, about 8 months and 10 days
इट वेंट फ्रॉम द लोएस्ट पॉइंट टू द हाईएस्ट पॉइंट। दिस इज उसका रेंज, उसका वोलेटिलिटी कितना था। 8 महीने में वो लोएस्ट भी किया और 8 महीने बाद इट वाज 52 वीक हाई। अब दिस थिंग इज कि 52 वीक हाई है, दिस कीप्स ऑन चेंजिंग, दिस विल अभी 29 जनवरी है, तो इट दिस विल कंसिडर ये हाई जो बना ये 52 वीक्स तक ये हाई था। एज सुन एज ये आगे जाएगा तो इसका डेट्स चेंज होते जाएगी। लाइक अभी ये 29 जनवरी से 11 अक्टूबर तक इसका 52 वीक लो 1830 है, बट अभी 3-4 महीने बाद इन फरवरी, अगर अपन फरवरी 2022 में देखेंगे और बाय दैट टाइम अगर ये 1830 तक नीचे नहीं जाता है रिलायंस, तो 52 वीक लो जो है वो चेंज हो जाएगा। और अगर वो टाइम तक ये 2720 ब्रेक नहीं होता है तो ये 2720 रहेगा, वरना इट विल शो द recent 52 वीक हाई एंड recent 52 वीक लो। ये 52 वीक्स एवरी डे चेंज होते हैं, आज की तारीख से 52 वीक पकड़े जाएंगे। तो 52 वीक पहले कितना लो गया और कितना आया, वैसे कल जब अपन जाएंगे अगर 10 वीक्स बाद देखेंगे तो वो 10 वीक्स के बाद में 52 पीरियड जो है वो और आगे आया रहेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। सेकेंड अपन देखते हैं कि ये ब्रोकर टर्मिनल जो है उसमें क्या रहता है। यहाँ पर अपने को ऊपर दिखता है निफ्टी, निफ्टी की वैल्यू क्या है आज की तारीख में, कितने पे क्लोज हुआ है, सेंसेक्स की वैल्यू क्या है। यहाँ पर अपने को डैशबोर्ड दिखता है, यहाँ पर अगर आपने कुछ फंड्स वगैरह आपके कितने हैं वो दिखते हैं, आपकी होल्डिंग्स का वैल्यूएशन कितना है, आपका प्रॉफिट एंड लॉस कितना है, आपका इन्वेस्टमेंट कितना है, करंट वैल्यू कितना है। यहाँ पर जब आप आते हैं तो ऑर्डर्स में आपको अगर आपने कुछ ऑर्डर्स प्लेस किए तो यहाँ पर दिखता है। अभी फॉर एग्जांपल अगर मुझे यहाँ पर देखना है कि मुझे यहाँ पे कोई शेयर बाय करना है, फॉर एग्जांपल मुझे रिलायंस बाय करना है, तो मैं यहाँ पर रिलायंस टाइप करूँगा। तो एज सुन एज आई टाइप रिलायंस तो यहाँ पर दो चीजें दिखती है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज एनएससी में भी है और रिलायंस इंडस्ट्रीज उसके नीचे बीएससी में भी है। एनएससी और बीएससी ये दोनों ही रिलायंस इंडस्ट्रीज है, दोनों ही ट्रेडेबल है, दोनों अपन दोनों भी शेयर्स खरीद सकते हैं। वी कैन बाय रिलायंस इंडस्ट्रीज फ्रॉम एनएससी और बीएससी। एनएससी इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बीएससी इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो अगर I decide to most of the people they prefer to buy it from NSE because national stock exchange है उसमें वहाँ पर वॉल्यूम ज़्यादा रहता है, तो most of the people they trade in NSE। अभी रिलायंस पे अगर अपने को बाय करना है तो अपन यहाँ पर अगर आए तो वी हैव एन ऑप्शन ऑफ बाय, सेल, मार्केट डेप्थ, चार्ट, डिलीट एंड मोर। बाय मीन्स अगर अपन बाय पे क्लिक करते हैं तो अपने को यहाँ पर ये वाला खुलता है। अभी अगर आप देखेंगे तो दिस इज बीएससी, दिस इज एनएससी। अभी वी आर ट्राइंग टू बाय इट एट एनएससी। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे प्राइस डिफरेंस भी है, 2700.40 पैसा एनएससी पे खरीदना है तो, और बीएससी पे अगर आपको खरीदना है तो 2699 रुपीज 85 पैसा। सो दिस डिफरेंस विल ऑलवेज बी देयर। दिस डिफरेंस, ये डिफरेंस जो है ये बायर्स और सेलर्स के ऊपर रहता है। तो बिड और आस्क अगर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, तो बिड एंड ऑफर। बिड मींस जैसे व्हेन वी गो फॉर एनी ऑक्शन, वहां पर बिडिंग करने वाले लोग रहते हैं, तो बिडर्स आर बायर्स। एट व्हाट प्राइस यू आर रेडी टू बाय, that is the bid, and at what price the person is ready to sell is either offer or ask। इन दोनों का डिफरेंस जो रहता है इट डिफाइंस द स्प्रेड। स्प्रेड बोले तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस। आज मार्केट बंद है तो आपको 0-0 दिख रहा है, वरना यहाँ पर कुछ ना कुछ आपको दिखेगा। तो फॉर एग्जांपल लेट अस कंसीडर के बिड प्राइस है 2699 रुपीज एंड ask price है 2700। this means कि there is a buyer who's ready to buy the share at 2699 rupees and there is a seller who's ready to sell at 2700 rupees। this is NSE BSE, I'm just giving an example of bid and ask। कि यहाँ पर बिडिंग का प्राइस जो है जनरली वो लोअर लेवल पे रहता है
और आस्क का जो प्राइस रहता है जनरली हायर लेवल पे रहता है। दिस इज वन थिंग। सेकेंड आप देखोगे तो यहाँ पर नीचे दिखता है रेगुलर, कवर एंड एएमओ, ये अलग अलग टाइप के ऑर्डर्स है। सेकेंड उसके नीचे आपको दिखेगा इंट्राडे एंड लॉन्ग टर्म। अभी इंट्राडे जो है उसके बाजू में अगर आप ध्यान से देखते हो तो आपको एक चीज दिखेगी, दिस इज कॉल्ड एज MIS। MIS इज मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ। दिस मीन्स आप मार्जिन यूज करोगे और इंट्राडे स्क्वायर ऑफ भी करोगे। यू विल बाय टुडे एंड बिफोर द मार्केट एंड टुडे यू विल स्क्वायर ऑफ योर पोजीशन टुडे इटसेल्फ। स्क्वायर ऑफ मीन्स अगर आपने बाय किया है तो आज ही आपको वो सेल कर देना है, अगर आपने सेल किया है तो आज ही आपको वो बाय कर लेना है। दिस इज योर स्क्वायरिंग ऑफ योर पोजीशन। अ बायर विल स्क्वायर ऑफ हिज पोजीशन बाय सेलिंग इन द सेम डे। सवेरे खरीदा शाम को बेच दिया। Vice versa, a seller will square off his position by buying the share by before the market closes. Second is long term. When you say long term, आपको यहाँ पे दिखता है CNC. CNC is cash and carry. Cash and carry means you need to have cash and you can carry it for unlimited period of time. आपको आज के शेयर, एक शेयर खरीदना है 2700 रुपीज आपको लगेंगे एंड you buy it for long term by under CNC. You pay 2700 rupees today and फिर वो आपके ऊपर है कि आप कब बेचना चाहते हो। आज मार्केट खत्म होने के पहले बेचना चाहते हो, कल बेचना चाहते हो, 10 दिन बाद बेचना चाहते हो, 1 साल बाद बेचना चाहते हो या 10 साल बाद बेचने वाले, इसके ऊपर there is no obligation, आप जब चाहो तब वो बेच सकते हो। Now second thing we see is market orders and limit orders। अभी मार्केट ऑर्डर है कि भाई जो भी प्राइस मार्केट में शुरू है, फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इफ somebody इज सेलिंग इट एट 2700, अगर यहाँ पर अपन अभी यहाँ पर ऑफर प्राइस में जो भी प्राइस रहेगी, इफ यू आर सिलेक्टिंग ऑफर, तो यहाँ का फर्स्ट प्राइस जो भी रहेगा इट विल बी एक्सेप्टेड इररिस्पेक्टिव कि वो आपको कौन से प्राइस पे खरीदना था। इट इज मार्केट ऑर्डर, सो जो भी रेट पे सामने वाला बेच रहा है you will be buying that। and limit order means you are ready to wait at that price only, you will be buying only when the share reaches that price। जैसे आप यहाँ पे देखते हो कि buy at a preferred price, यहाँ पर buy at a preferred price, अभी यहाँ पर 2700 है तो you can change it, you can say कि I want to buy it when the price comes to 2650 rupees, उसके पहले I won't buy this share। this is your, you have this control। in market you don't have the control, you only have the control of buying। but आपने जैसे ही buy press किया तो your order will get fulfilled in market orders। and in limit orders you will be waiting till the price comes to that level। इसके अलावा फिर स्टॉप लॉस रहता है। स्टॉप लॉस जैसे अपन कल बात कर रहे थे तो अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से अपन स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। जैसे इफ आई एम बाइंग दिस एट अ मार्केट प्राइस तो आई कैन पुट अ स्टॉप लॉस ऑर्डर के भाई 2700 पे मैंने खरीद लिया, बट आई डोंट वांट टू होल्ड दिस शेयर बिलो 2095, तो मेरा 2095 ट्रिगर ऑर्डर हो गया। 2695 सॉरी 2700 पे खरीदा तो आई डोंट वांट टू होल्ड दिस शेयर बिलो 2695, तो 2695 मेरा ट्रिगर प्राइस हो गया एंड एग्जीक्यूशन प्राइस हो गया 2694.95। अभी ये जो भी इंक्रीमेंट है ये दे आर ऑलवेज इन 0.05 से इंक्रीज होंगे। and stop loss limit is I am setting a trigger as well as I am setting a price। stop loss market is as soon as it touches 2695 my order should get executed and I will exit the share। ये difference है SL order में which is price, which is preferred price with a stop loss, and SLM is we will sell it at market price whenever the price touches 2695।
जैसे अपन बाइंग के टाइम पे देख रहे थे, वैसे SLM इज अ मार्केट ऑर्डर। 2695 जैसे ये शेयर टच करेगा, वो टाइम पर जो भी रेट पर बायर रेडी है ये बाय करने में, वी विल सेल इट। एंड SL ऑर्डर इज वी विल sell it only when that price comes to 2695। ये लेवल पे कोई खरीदने को तैयार है तो ही अपन वो शेयर बेचेंगे। So this is all the information which I wanted to give you all today, and this is a very basic uh, lecture. We will progress at this speed only because I don't think कि इससे ज़्यादा या फिर इससे ज़्यादा टॉपिक्स लेके समझाऊंगा तो सब ये हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। So if there are any questions, I guess you can ask them now, and यहाँ पर on your screen you might be able to see Q&A kind of thing. If you want, you can ask your questions on that, and if there are no questions, then we will end the session today. Or you can raise your hand and I'll give you permission to speak.